नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में किसान भाइयों बहनों, आज बात होगी आपकी चिट्ठी, आपकी पत्री, आपके ईमेल, जो आपके सवाल हमारे पास आते हैं उनके जवाब आपको दिलाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। पूसा कृषि उन्नति मेला में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को दिया बढ़ावा। हल एक काम अनेक। छत्तीसगढ़ की गृहिणी पुष्पा साहू ने छत पर उगाया सेब। और पर्यावरण सुरक्षा में वन अनुसंधान संस्थान का योगदान। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह और अब खबरें विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में 15 मार्च 2017 से कृषि उन्नति मेले का आयोजन चल रहा है। मेले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह मुख्य अतिथि रहे तथा कृषि राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी ने मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में किसानों को फसलों की नई प्रजातियों के बीज, नए यंत्र तथा पशुपालन की विशेष योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कृषि उन्नति मेले को देश के विभिन्न भागों के किसान, वैज्ञानिक एवं आम लोग देखने आ रहे हैं। मेले में सरल मशीनीकरण तथा कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मेले में किसानों को फसलों की प्रजातियां एवं पशुओं की नई नस्लें व योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मेले में किसान व अन्य दर्शकों की भीड़ कृषि विज्ञान प्रदर्शनी को देखने के लिए उमड़ पड़ी है। पहले दिन की खास बात यह भी रही कि खुद कृषि मंत्री ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपने कार्ड से बीज खरीदे। विमुद्रीकरण के पहले भी कैशलेस कुछ क्षेत्रों में काम कर रहे थे लोग, लेकिन विमुद्रीकरण के बाद बड़े पैमाने पर आप दिल्ली में ही यदि देखेंगे तो विमुद्रीकरण के पहले कैशलेस जो मदर डेयरी है और सफल है 10 लाख रुपए की प्रतिदिन कैशलेस बिक्री होती थी, लेकिन विमुद्रीकरण के बाद अब 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रतिदिन कैशलेस बिक्री होता है। और हमारे आईसीआर के जितने संस्थान हैं, कृषि मंत्रालय के जितने संस्थान हैं, सभी जगह कैशलेस की व्यवस्था है। और एक अकेले हम पूसा में हमारा एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और उसने कैशलेस 10 लाख का बीज का बिक्री पिछले रबी के सीजन में बिक्री किया है। तो बड़े पैमाने पर कैशलेस का कारोबार भी किसान कर रहे हैं। इफको हमारे कंस्टिट्यूएंसी में 3 ऐसे इफको के खाद के दुकान हैं रूरल एरिया में जहां किसान कैशलेस खरीदते हैं, या तो मोबाइल बैंकिंग से या पोस्ट मशीन के द्वारा खरीदते हैं, डेबिट कार्ड से। सर, आपने भी कुछ चीजें खरीदी और आपने कार्ड भी हमने अभी जो ग्रीष्म ऋतु में मूंग की खेती होती है उसका बीज लिया है, धान की खेती अब शुरू होगी उसका बीज लिया है और सब्जी का बीज लिया है। 3 प्रकार के बीज हमने अभी खरीदे। डीजल हल पावर टिलर एक हल का काम करता है जिसकी अनेकों गतिविधियां हैं। इसमें इंटर कल्टीवेटर, रोटावेटर, वीडिंग आदि मशीनें लगाकर काम लिया जा सकता है। इसको कृषि उन्नति मेला भारतीय कृषि अनुसंधान प्रांगण में प्रदर्शित किया जा रहा है। डीजल हल पावर टिलर एक कमाल की सोच है। इस मशीन से अनेकों काम लिए जा सकते हैं। केवल एक आदमी इसको चला सकता है। इसमें रिपर, रीजर, लेवलर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, पोटैटो डिगर और स्प्रे पंप लगाकर कई काम लिए जा सकते हैं। इसलिए इसे अंगद का नाम दिया गया है। जो प्रोडक्ट है कंपनी का वो पावर वीडर के नाम से जाना जाता है और कुछ स्टेट्स में हम लोगों ने पावर टिलर के नाम से भी अप्रूवल लिया हुआ है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें बहुत सारे उपकरण एक ही मशीन में यूज़ होते हैं, जैसे सीड ड्रिल है, रीपर है, वाटर पंप है, स्प्रे पंप है। एक ही मशीन के थ्रू हम लोग इस सारे उपकरण को यूज़ करते हैं। और बहुत सारे स्टेट्स में हमारे अप्रूव्ड प्रोडक्ट है ये स्टेट लेवल पे, और बहुत इस पर सब्सिडी भी है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये बहुत ही लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जहां दुनिया भर में लोग जलवायु परिवर्तन से परेशान हैं, वहीं अवंती विहार की रहने वाली गृहिणी पुष्पा साहू ने अथक प्रयास से साबित कर दिया है कि मेहनत से सब कुछ संभव है। उन्होंने पहली बार छत पर सेब की खेती करने वाली महिलाओं में अपना नाम दर्ज करा लिया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी ने भी इस प्रयास को सराहा है। लोग अपने घरों की छतों में सब्जियां और फूल की खेती करते हैं, लेकिन
उनसे हट करके मैंने फल की खेती किया है। फल की खेती में मैंने आम, सेब, केला, बीही, सीताफल, चीकू, मौसम्बी, अनार लिया है। और साथ ही मेरे छत में सेब, इतनी भीषण गर्मी, छत की भीषण गर्मी में भी छत में मेरे सेब का फल इस साल आ गया है, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। वो काम मैंने किया, सेब का फल छत में उगा दिया। और ये सिर्फ मात्र आधा घंटे की देखरेख से मैंने संभव किया है। और ये शुद्ध जैविक ही है। साथ ही हमने उसके इस छत पे जब फल की खेती करते हैं तो हमारे मन में विचार ये आता है कि हमारी छत में कोई डैमेज नहीं हो, किसी प्रकार की कोई टूट फूट की संभावना नहीं हो। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने यहाँ जो 1500 लीटर की टंकियों का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने कॉलम के ऊपर रखा है। कॉलम के ऊपर रखने से उसमें लोड लेने की क्षमता होती है, जिससे कि किसी प्रकार की छत में कोई भी परेशानी या डैमेज की संभावना नहीं होती। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा कृषि वानिकी एवं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर काफी शोध किए जा रहे हैं। चाहे टिश्यू कल्चर से पौधे बनाना हो या फिर बागवानी को बढ़ावा देना, ये कार्य संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं। इसी विषय को लेकर संस्थान निदेशिका ने जानकारी दी। वन अनुसंधान संस्थान माना जाता रहा है कि इसका एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत योगदान रहा है। और हमारे यहाँ से जो जेनेटिक्स डिवीज़न है, वहाँ से हमने बहुत अच्छी वेराइटीज़, कल्टीवर्स या जो सिलेक्शंस दी हैं कुछ स्पीशीज़ की, जिनको एग्रो फॉरेस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके कारण मैं तो ये कहूँगी कि एग्रो फॉरेस्ट्री का जो रेवोल्यूशन है, जैसे वाइट रेवोल्यूशन है या ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, उस तरह से जो एग्रो फॉरेस्ट्री में स्पेशली हरियाणा स्टेट में, पंजाब स्टेट में, उत्तराखंड स्टेट, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ के जो इलाके हैं, उसमें जितने भी किसान आप देखते हैं नेशनल हाईवेज़ के आसपास भी, जब भी आप ट्रैवल करेंगे, यहाँ खेतों में उन्होंने बहुत हमारी जो वानिकी की स्पीशीज़ हैं वो लगाई हैं। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले 2 दिन हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में आज कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आज कई जगह तो कल 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में आज और कल दोनों दिन इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में पिछले कई दिन से बारिश नहीं हो रही है। अगले 2 दिन भी यहाँ बारिश की उम्मीद नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस दौरान पानी नहीं बरसेगा। पश्चिमी राजस्थान में जरूर कल कुछ हिस्सों में छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान में ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में भी बारिश के आसार नहीं है। पश्चिम भारत की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ जगहों पर आज बारिश की संभावना है, लेकिन गुजरात में मौसम साफ रहेगा। रुख करते हैं पूर्वी भारत का, जहां उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में कुछ जगहों पर पानी बरस सकता है, जबकि बिहार और झारखंड में बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर, जबकि असम और मेघालय में कई जगह बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन गिनी चुनी जगह बारिश होगी, लेकिन रायलसीमा में मौसम साफ रहेगा। दूसरी ओर तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक में कुछ एक स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें
और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, जैसा आप सभी जानते हैं, आपकी चिट्ठी, आपके पत्र, आपके खत जो हैं वो हमारे पास आते हैं, जिसमें आपके सवाल लिखे होते हैं। आज उन्हीं सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर RN शर्मा। पिछले कई वर्षों से हमारा देश विश्व के अंदर दुग्ध उत्पादन में अपना प्रथम स्थान बनाए हुए है और इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो एक वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन कर रहे हैं और बहुत सारे जो नवयुवक हैं पशुपालन कर कर अपना रोजगार बना रहे हैं और दुग्ध बेचकर वो अपनी बहुत अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इसी संबंध में वो बहुत सी जानकारियाँ अपने पत्रों के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से वो दूरदर्शन से के लिए लिखते हैं। तो उन्हीं पत्रों को लेते हुए आज हम शुरुआत करते हैं और पहला जो पत्र है वो पंजाब से पटियाला ज़िले से श्री गुरविंद सिंह बोलते हैं कि उन्होंने ये लिखा है कि इस बदलते मौसम में दुग्ध व्यवसाय को सुचारू रूप चलाने के लिए वो तरीका जानना चाहते हैं। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि अब जो मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है और अब धीरे धीरे जो मौसम में वो गर्माहट आ गई है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये देखा गया है कि जैसे कभी बारिश हुई है पिछले समय में, तो उसमें हमारे जो पशुओं को इतना गर्मी का प्रकोप नहीं रहता, उसमें जो जिस तरह से वो पशुओं को अंदर रख रहे थे, तो अभी ये देख लें कि उस तरह का तापक्रम कैसा है। अगर तापक्रम कम होता है तो पशुओं को रात को अभी अंदर ही रहने दें और उनको बाहर ना निकालें, क्योंकि शाम के समय या रात के समय में अभी भी थोड़ा ठंडा मौसम रहता है। अगर उनको बाहर निकाल देंगे तो सर्दी लगने की संभावना रहती है। तो एक तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। दूसरा, अगर लगता है कि गर्मी दोपहर के समय के अंदर ज़्यादा धूप हो जाती है तो ऐसे समय में भी पशु को धूप में न रहने दें और उनको कहीं पेड़ की छांव के नीचे उनको बांधें, ताकि विशेषकर जो छोटे कटिया कट रहे हैं वो कई बार हाँफने लगते हैं, तो उनको ये भी ध्यान रखें कि उनको गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए। तो ये हमारे पशुपालक को भाई को देख लेना चाहिए कि जिस तरह का मौसम हो उसी तरह से पशुओं को पशु घर के अंदर रखें या बाहर रखें। दूसरा ध्यान ये रखें कि जो पानी है उनको ताज़ा पानी हमेशा उसको पिलाना चाहिए और ये भी देखें कि जैसे गर्मी बढ़ती है तो कुछ प्यास बढ़ जाती है, पानी की आवश्यकता हो जाती है, तो सुबह शाम उनको पानी भी ज़रूर दिखाएं। पानी के साथ साथ उनका आहार का भी ध्यान रखें और आजकल जो हरे चारे हैं, विशेष रूप से जो बरसीम है या रिजका है या जई है, वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और अब धीरे धीरे ये जो हरे चारे हैं ये समाप्त हो जाएंगे। तो मैं इन गुरविंद सिंह से कहना चाहूँगा कि वो अभी से जैसे सरसों की फसल कट जाती है या कोई खेत खाली हो जाता है तो अब जो है खरीफ वाला हरा चारा लगा दें। उसमें जैसे सूडान सोरगम ग्रास है या जो है ज्वार है या मक्का है, ये कोई सी भी फसल उसमें अपने लगा दें, ताकि आगे आने वाले जो गर्मी का मौसम है अप्रैल मई जून के अंदर उनको पशुओं को हरा चारा मिलावे और वो अपने पशुओं का प्रबंधन भी अच्छा करें। उनका जो शेड है उसकी अच्छी तरह से सफाई रखें और जैसे हम बताते रहते हैं, अगर मुँह खुर का टीका उन्होंने नहीं लगवाया है तो ये जो मार्च का महीना है ये सबसे उपयुक्त माना जाता है, तो उसमें वो टीकाकरण भी करवा लें, क्योंकि इस समय जो है हमारे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है। तो इस तरह से जो टीकाकरण के समय में जो पशुओं के ऊपर जो स्ट्रेस होता है जो वो उसमें कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आती, तो नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर जाकर उसका टीका लगवा लें। अब इसी तरह से एक दूसरा पत्र हमें महेंद्रगढ़ हरियाणा से मिला है और ये राजेश और नरेश लिखते हैं कि दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था कैसे करें ताकि भरपूर उत्पादन मिले। तो भाई राजेश जी और नरेश जी, मैं बताना चाहूँगा कि पशुपालन पर 70% जो खर्चा है वो पशु आहार पर भी आता है। तो ये पशु आहार के अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए और सबसे बड़ा गुण ये है कि वो संतुलित होना चाहिए। उसमें वो सारे तत्व मौजूद होने चाहिए जो न केवल पशु के स्वास्थ्य के लिए बल्कि जो उनका उत्पादन है दूध उत्पादन उसके लिए वो पूर्ति कर सके। और इसमें तकरीबन जो हमारा किसान भाई है जो चारा देता है वो 3 तरह के चारे उसको देना ज़रूरी है। उसमें जैसे सूखा चारा है, हरा चारा है और दाना है।
सूखे चारे में हम एक पशु को, जो वयस्क पशु है, उसको 8 से 10 किलो सूखा चारा देना ज़रूरी है। उसी तरह से मौसम के हिसाब से 20 से 30 किलो जो है उसको बरसीम का और जो जई है इसका मिलवा चारा देंगे तो उसको प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और अन्य तत्वों की उसकी पूर्ति हो सकेगी। उसी तरह से दाना भी जो है वो संतुलित दें, उसमें अनाज है, खल है, चोकर है, नमक है और खनिज मिश्रण है। इनका जो उचित अनुपात के अंदर मिलाकर आहार तैयार होना चाहिए। और उसका अगर भैंस है तो उसके उत्पादन का 1/3 और 1 किलो उसके शरीर के लिए, और उसी तरह से गाय के लिए उसके शरीर जो उत्पादन है उसका दूध का, उसका 2/5 तथा 1 किलो उसके शरीर के लिए, इस अनुपात के अंदर ये संतुलित दाना देंगे तो निश्चित रूप से जो पशु है वो अच्छा दूध देगा। तो इस तरह का अगर आहार देंगे तो निश्चित रूप से भाई राजेश जी और नीरज जी, आपके पशुओं का अच्छा दूध उत्पादन होगा और आपको अधिक से अधिक लाभ भी मिलेगा। एक ईमेल भी हमें प्राप्त हुआ है और ये बुलंदशहर से मनन कुमार और सरिता, इन्होंने जो ईमेल भेजा है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो गाय की डेयरी खोलना चाहते हैं, इस बारे में सब्सिडी सहित विस्तार से जानकारी दें। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो देसी गाय हैं वो हमारे देश के अंदर बहुत अच्छी नस्ल की गाय मिलती हैं और उनमें से प्रमुख जो है वो साहिवाल नस्ल की गाय है। उसी तरह से थारपारकर है, राठी है, गिर नस्ल की गाय है और अगर ये सिंधी, रेड सिंधी भी गाय मिलती है। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अगर देसी गाय में साहिवाल गाय पालें तो उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। और ये गाय अधिकतर आजकल जो है जो राजस्थान का श्रीगंगानगर क्षेत्र है वहाँ पर ये बहुत आयत से मिलती हैं और लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये के अंदर अच्छी गाय इनको मिल सकती है। तो अगर गाय खरीदना चाहते हैं तो ये उस क्षेत्र में जाएं और अच्छे पशुओं का चयन करके अपना डेयरी खोल सकते हैं। जहाँ तक सब्सिडी की बात है तो उसमें देखिए हर एक जो राज्य सरकार है पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीमें जो लागू करती है और देसी गाय के लिए विशेषकर हमारी जो केंद्र सरकार है उसमें बहुत अच्छा उन्होंने इसके लिए बढ़ावा देने के लिए गोकुल मिशन की भी शुरुआत की है, जिसके अंदर हमारे किसान भाइयों को देसी गाय खरीदने के लिए जो 50% है जो गाय का जो कीमत है वो उसका 50% जो है अनुदान के रूप में हमारे किसान भाइयों को मिल जाता है। उसी तरह उनको शेड बनाने के लिए भी, चारा मशीन खरीदने के लिए भी है और अगर वो दूध की निकालने के लिए मशीन खरीदना चाहते हैं तो उस पर भी उनको सब्सिडी है। तो इसकी जो जानकारी है तो मैं इनको चाहूँगा मनन कुमार जी को कि वो नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर जाएं और वहाँ पशु चिकित्सक से संपर्क करें और इसकी विस्तृत जानकारी लेकर, और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो प्रशिक्षण भी लें, क्योंकि प्रत्येक जो ज़िला है उसमें आजकल कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं और वहाँ पर डेयरी फार्मिंग का जो है एक प्रशिक्षण चलाया जाता है। तो उस प्रशिक्षण में वो सारी जानकारी दी जाती है कि किस तरह की नस्ल रखें, कैसा उनका प्रबंधन हो, कैसा आहार हो, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनका कैसा रोकथाम करें, पशु बीमा के बारे में है, पशु ऋण के बारे में है, वो सारी जानकारी इनको वहाँ से प्रशिक्षण के माध्यम से लेकर भी तभी ये डेयरी खोलें, तो ताकि वो कभी भी नुकसान नहीं उठा पाएंगे और उन्हें देसी गायों से काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। उसी तरह से एक और पत्र हमें मिला है और ये हमें खंडवा मध्य प्रदेश से मिला है और उसमें जगन्नाथ पटेल और कनका पटेल का है। ये अक्सर हमारे दूरदर्शन में ये पत्र भेजते रहते हैं और जानकारी लेते रहते हैं। तो इन्होंने ये जानना चाहा है कि पशुओं में आम तथा कृत्रिम गर्भाधान कौन सा अच्छा है और किसे अपनाएं। तो इस बारे में मैं इनको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो कृत्रिम गर्भाधान है ये एक बड़ा सर्वश्रेष्ठ तरीका है और इसमें जो हमारी राज्य सरकार हैं इसमें बहुत सावधानी बरती हैं और उसमें जो बीज है जो तैयार किया जाता है वो बड़े वैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है। उसमें जो अच्छे झोटे हैं या जो सांड हैं उनका लालन पालन किया जाता है और उसमें जो कोई बीमारी आने का भी खतरा रहता है तो उसके सारे पहले टीके लगाए जाते हैं ताकि कोई भी रोग कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हमारे मादा पशुओं में न पहुंच सके। दूसरा ये है कि जो वीर्य है उसकी गर्भाधान से पहले अच्छी तरह से जांच की जाती है कि उसके अंदर निर्धारित संख्या के अंदर
कीटाणु हैं या नहीं हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी जो सफलता है वो ये निर्भर करती है कि आपने कृत्रिम गर्भाधान कब करवाया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गायों के अंदर जो गर्मी है वो लगभग 24 घंटे रहती है और कई गायों में तो ये 48 घंटे तक रहती है। तो जब भी गाय आपकी गर्म हो तो उसके 8 से 10 घंटे बाद कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। तो ऐसा अगर समय पे करवाएंगे तो इसमें जो गर्भ ठहरने की जो दर है वो काफ़ी हद तक उम्मीद जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपने बहुत जल्दी करा दिया या बहुत ज़्यादा लेट हो गया, गर्मी उसकी अगर निकल गई है तब आपने गर्भाधान कराया, तो इसमें कई बार संभावना ये हो जाती है कि पशु दोबारा गर्मी पे आ जाता और कई बार गर्भ नहीं ठहरता। तो ये उसका अपने पशुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जैसे ही आपको लगे कि पशु गर्मी में है, उसमें कई बार लक्षण दिखाता है पशु कि उसका योनि से जैसे लसलसा था द्रव गिरता है, पशु परेशान सा दिखाई पड़ता है या चक्कर काटेगा, थोड़ा चारा दाना छोड़ देता है या एक दूसरे पशु के ऊपर चढ़ता भी है, तो ये ऐसे लक्षण दिखाएं तो समझ लें कि आपका पशु गर्भाधान की स्थिति में है। तो वहीं पर जो है आपके नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करके और उसका जो है उचित समय पर गर्भाधान करें। अगर कोई पशु ये देखते हैं कि वो ज़्यादा समय तक गर्मी में रहता है तो उसके लिए हम लोग सलाह देते हैं कि उसका 2 बार कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। जैसे गर्मी जैसे शुरू हुई सुबह तो एक बार शाम को करवाएं और एक बार अगले दिन सुबह ज़रूर करवाएं। तो इससे जो है गर्भ ठहरने की संभावना जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। हाँ, भैंसों के अंदर कई बार ये देखा गया है कि कृत्रिम गर्भाधान से कई बार गर्भ नहीं ठहरता, तो जो हमारी जो पंचायत हैं वो कई गाँवों में ये झोटा रखती हैं और ये झोटे भी जो है ना हमारे राज्य सरकार जो है उनको प्रदान करती है ग्राम पंचायतों को, और वो झोटा भी बहुत अच्छी नस्ल के होते हैं। तो अगर कोई पशु आपको ऐसा लगता है कि कृत्रिम गर्भाधान से उसका गर्भ नहीं ठहर रहा, तो ऐसी स्थिति में जो है आप आम जो है प्राकृतिक जो है गर्भाधान भी करवा सकते हैं और अपने पशु का अच्छी तरह से जो है ना ब्रीडिंग करके एक आगे के लिए अच्छा ब्यात ले सकते हैं। अब ये आखिरी एक सवाल हम लेते हैं और ये लिखा है शमशेर सिंह विजय फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं कि पशु बीमा के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, पशु बीमा एक हमारे पशुपालक के लिए एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे पशु की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। अगर अच्छी गाय या भैंस देखें तो वो भी लगभग 1 से सवा लाख रुपए के बीच में आती है, और ये हमारे किसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। तो हमारी जो बहुत सारी जो पशु बीमा कंपनी हैं वो पशुओं का भी बीमा करती हैं, तो उसका ज़रूर बीमा जो कराएं। और उसके लिए बीमा कराने का तरीका यही है कि जिस पशु का बीमा कराना हो तो उसको कंपनी को सूचित करना पड़ता है। तो वो कंपनी जो है एक फार्म देती है, तो उसमें जो नज़दीक के जो पशु चिकित्सक हैं उस पशु का स्वास्थ्य का निरीक्षण करके एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें उसकी पहचान भी लिखी रहती है और उसमें उसका पशु की कीमत भी लिखी रहती है। तो एक स्वास्थ्य सर्टिफिकेट जो है ना जो नज़दीक के पशु चिकित्सक हैं वो बना के देते हैं, और उसके पशु की जो खास पशु जिसका बीमा होता है उसके कान में एक छल्ला डाला जाता है, उसमें एक ख़ास तरह का उसका पहचान का एक नंबर होता है। तो उसमें ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र करने के बाद में जो पशु की कीमत है उसका लगभग 3% जो है पशु का जो है बीमा का प्रीमियम लगता है, तो उसको पशुपालक को प्रीमियम जमा करना पड़ता है और ये बीमा जो है 1 साल के लिए हो जाता है। पशु की किसी भी दुर्घटना में या बीमारी की अवस्था में अगर कोई भी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए ये जो पशु का जो बीमा है ये बहुत काम आता है। ऐसी स्थिति में जो नज़दीक के पशु चिकित्सक हैं उनको सूचना दे दें, या जो जिस कंपनी से बीमा कराया है उस बीमा कंपनी में खड़ा कर दें। और उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि पशु में जो कान में छल्ला डलवाया है वो रहना चाहिए। अगर किसी बीच में भी अगर किसी वजह से अगर छल्ला गिर जाता है तो दोबारा कंपनी में खबर करके दोबारा छल्ला डालना चाहिए, क्योंकि अगर पशु की मृत्यु हो जाती है और छल्ला नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में पशु जो बीमा कंपनी है वो क्लेम नहीं देती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो पत्र हमें लिखे उनका समाधान आपको ज़रूर मिल गया होगा, और मुझे उम्मीद भी है कि इन
जो जानकारी है उसके आधार पर आप अपने पशुओं को अच्छी तरह से रख भी पाएंगे, उनका अच्छा देख रेख करेंगे, अच्छा संतुलित आहार खिलाएंगे और अच्छा दूध उत्पादन रहेंगे। तो इसी तरह से आपसे अनुरोध है कि इस तरह से आप अपने पत्र हमें लिखिए, ईमेल भी भेजिए और हम इसका समय समय पर आपका समाधान करेंगे। आप सबका धन्यवाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो फिलहाल के लिए आज कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।